आप सबसे मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। प्रयागराज की शाम, खास करके कंपनी बाग में, खास करके संगीत नाटक अकेडमी जो है उसके अगल बगल में बैठ करके, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जल्दी नहीं होगी। जल्दी तो नहीं है ना किसी को जाने की, तो थोड़ा आराम से बात करेंगे। बात इसलिए भी आराम से करना है कि भाइयों बहनों और यहाँ उपस्थित सभी जितने राजनेता यहाँ उपस्थित हैं वो सभी हमसे वरिष्ठ हैं। माननीय दीपक पटेल जी, माननीय महापौर जी, विशेष रूप से माननीय सुरेंद्र चौधरी जी तो खैर सहपाठी रहे हैं, हर्षवर्धन वाजपेयी जी भी कई बार के विधायक, तो हमारे राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनकी उम्र भी हमारी राजनीतिक उम्र से बहुत बड़ी है। उन सभी को मैं नमन करता हूं। आप सबको यहाँ उपस्थित नगर निगम के सभी पार्षदगण को, सभी भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूं और विशेष रूप से मैं उन सभी मित्रों को प्रणाम करता हूं जो हमारे विश्वविद्यालय के दिनों में भी हमसे या तो जूनियर थे, सीनियर लोग तो कम दिख रहे हैं लेकिन जूनियर लोग कई लोग दिख रहे हैं, उनको मैं पहचानता हूं। वही मैं उन्हीं की तरफ बात कर रहा था कि जैसे राजेश हैं और कई लोग हमारे मित्र यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं। जैसा महापौर जी ने कहा कि प्रयागराज मेरा दूसरा घर है, और सही बात है। इसलिए भी है कि प्रयागराज में हमें, आपको तो खाली इतनी ही जानकारी होगी कि मुझे जमीन से उठा करके और आज यहाँ तक पहुंचा दिया इस पुण्य धरती ने, पावन धरती ने, प्रयागराज तीर्थ ने। लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम होगा कि विद्यार्थी जीवन में कई ऐसे मौके आते थे। सन 80 से लेकर के सन 88 तक मैं यहाँ पढ़ाई किया, मैंने BA, MA, फिर 1 साल पढ़ाने का भी मौका मिला प्रयाग विश्वविद्यालय में। आपको ये नहीं मालूम होगा कि कई दिन, कई मौके ऐसे आते थे कि उस दिन चिंता होती थी कि शाम को खाएंगे कैसे, भोजन कैसे करेंगे। और ये हमारे ही नहीं, हमारे जैसे कई विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता था। लेकिन मैं प्रयागराज को नमन करते हुए, लेटे हुए हनुमान जी को, सिविल लाइन हनुमान जी को विशेष रूप से नमन करते हुए, माँ गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी को नमन करते हुए, मैं ये भी साथ में कहना चाहूंगा कि एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन हमें भूखा सोना पड़े, और कहीं न कहीं से व्यवस्था तीर्थराज कर देते। ये यहाँ की मित्रों महिमा है। और उन संकट के दिनों से निकाल करके आज आपके समक्ष खड़ा करने का जो हमें जो सौभाग्य मिला है खड़ा होने का, ये सिर्फ और सिर्फ मैं तो कहूँगा तीर्थराज प्रयाग की महिमा है। मेरा उसमें कुछ भी नहीं है, और उनका जितना भी मैं तीर्थराज का धन्यवाद करूं। और जब मैं मंत्री बना, संजोग से नगर विकास मंत्री बना, माननीय मेयर साहब और नगर विकास विभाग के लोग, नगर निगम के लोग आने जाने लगे, तो मुझे लगा कि जो मैंने तीर्थराज से पाया है, प्रयाग की इस पावन धरती से पाया है, वो उन्हीं की कृपा से। उनकी कृपा नहीं होती तो मुझे ये सेवा का अवसर नहीं मिलता। सच बताऊं तो ईश्वर की सेवा का अवसर मिलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई कहा गया है। उनकी कृपा के बिना अगर कोई चाहे कि तीर्थराज की सेवा कर ले, उनको हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। ये तो उनकी कृपा ही है कि हमारे संकट के दिनों में हमें अपने हथेली पर रख करके उन्होंने हमें बड़ा किया, और आज उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं आपकी समझ से, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी समझ से हम कुछ भी कर पाने के लिए सक्षम हुए हैं। उनके लिए तो मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को इस बात के लिए बहुत धन्य मानता हूँ। हमारे परिवार के, हमारे छोटे भाई, हमारे बहन भी यहाँ यही पढ़ाई करते थे हमारे साथ रह करके, और उन सब के साथ रहते हुए मैंने, और सभी लोगों को तीर्थराज ने सफलता दिया जीवन में। हम सभी अपने अपने
क्षेत्रों में सफल हुए। मैं बहुत बहुत इस पुण्य भूमि को धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। दूसरी बात, केस ये जो कंपनी बाग कही जाती थी और आज चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता है, इस भूमि से, इस पार्क से भी हमारा बहुत लगाव है। वो यूं जैसा कि इन्होंने किसी ने कहा कि हम कर्नलगंज में रहते थे, आपने बताया माननीय सभासद जी ने कर्नलगंज में रहते थे, तो उन दिनों किताब काफी कम पढ़ती थी, तो लाइब्रेरी में हम लोग आते थे। यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी यही बगल में है, तो चल करके बालसंग चौराहे से इधर से होकर के, और हम लोग यहाँ एक कोने में जो गेट पड़ता है उससे होकर के हम लोग लाइब्रेरी में आकर के घंटों घंटों यहाँ बिताते थे। और उन दिनों आकर के भी चंद्रशेखर आजाद जी के चरणों में बैठ करके भी कहीं फोटो लेने का तो उस समय साधन नहीं था, मोबाइल नहीं था हाथ में, नहीं तो फोटो भी शायद होती उस समय की। लेकिन अनेक बार ऐसा हुआ है कि लाइब्रेरी आते समय जाते समय जी उग गया तो यहाँ बैठ करके हम लोगों ने इनके चरणों में बैठ करके, तो आज इस बात को भी मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि आज उनके चरणों में फिर से आकर के उन्हें माला चढ़ाने का आप सबके बीच एक सौभाग्य मिला। मित्रों, कई बार हनुमान जी को कहा गया है ना, हनुमान जी को उनका बल याद दिलाना पड़ता है। तो कई बार, क्योंकि मैं भी यहाँ रहा हूँ इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि कई बार हमें अंदाज नहीं चलता है कि तीर्थराज प्रयाग की क्या महिमा है। हम थे तो स्नान करने तो जाते थे, जैसे मैं 1980 में यहाँ सबसे पहली बार बीए की पढ़ाई करने प्रयाग विश्वविद्यालय में आया। मैं इस मौके पर विद्या मंदिर प्रयाग विश्वविद्यालय को भी प्रणाम करता हूँ। 1980 में आया और उसके बाद 88 तक में मेरे ख्याल से 2 अर्ध कुंभ का शायद आयोजन हुआ था। मैं दोनों का साक्षी रहा हूँ। गांव घर से लोग आते थे तो उनको लेकर के हम स्नान कराने भी जाते थे। उसके बाद बाहर चला गया नौकरी के चक्कर में, तो 1-2 महाकुंभ छूट गए हमारे बीच के। लेकिन फिर 2013 का महाकुंभ हमने देखा, 2019 का कुंभ हमने देखा और आज आप सबके बीच में 2025 का कुंभ देखने का सौभाग्य मिल रहा है। लेकिन कई बार मित्रों, जब अपने घर की चीज होती है तो हमें अंदाज नहीं चलता कि कितनी बड़ी विरासत के हम भागीदार हैं, कितनी बड़ी आपकी ये जो महाकुंभ के तीर्थराज की महिमा है वो कितनी विशाल, कितनी महान। मैं आपकी ही महिमा याद कराने के लिए मैं कुछ बातें इस मौके पे कहना चाहूंगा। मैंने पहले ही आपसे वादा ले लिया है कि जल्दी नहीं है, और देखिए आपको तो यहीं जाना है, हमको लखनऊ जाना है, तो हमको जब जल्दी नहीं तो आपको तो नहीं होनी चाहिए। तो प्रयाग के बारे में ऐसा आपने भी बहुत सारे ग्रंथ और हमारे पुराण कहते हैं। कुछ चीजें जो मुझे स्मृति में है वो ये है कि रामचरितमानस में एक जगह चौपाई आती है जब भगवान राम वन गमन को निकलते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि सबसे पहले गंगा के तट पे आते हैं, फिर भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आते हैं। ये सारी बातें तो मालूम है और उन्हीं से पूछते हैं कि बताइए कहाँ जाना चाहिए। ये सारा वृत्तांत अपने को मालूम है और उसी समय की गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं चौपाई कि को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर निगराऊ, अस्ति रथपति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, ये तो आप सभी को शायद मालूम भी होगा, लेकिन कलुष पुंज कुंजर निगराऊ मतलब पाप के समूह रूपी हाथी का अगर नाश करना है, अगर उसके लिए कोई सिंह है, कोई उसको मारने वाला है पाप के समूह रूपी हाथी को, तो मात्र प्रयागराज रूपी सिंह है जो उस हाथी को समाप्त कर सकता है। और ऐसे अस्ति रथपति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। ऐसे तीर्थपति प्रयागराज का दर्शन करके भगवान राम जो स्वयं सुख के सागर हैं उनको भी बहुत आनंद हुआ। ऐसा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। इतना ही नहीं, एक जगह अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया था और उन्होंने एक चौपाई कह करके इस बात को इतनी मजबूती के साथ हम सबके समक्ष रखा था
लेकिन मैं उस बात को पूरा करना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवई सब कोई। जब माघ के महीने में सूर्य जो है जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तीरथ पति आवई सब कोई। उसके बाद की लाइनें आप पढ़ के आपको रोमांच होगा, आप स्वयं अपने को धन्य मानेंगे, इसलिए मैं सुना रहा हूं। लिखा है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवई सब कोई। सभी लोग तीरथ पति पे आते हैं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी, पूजई माधव पद बल जल जाता, परस अक्षय वट। हर्षई गालिए अक्षय वट का, माधव वेणी माधव भगवान का, ये सारा जिक्र रामचरितमानस में है। कहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाय ये मज्जन तीरथ राजा। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो हमें तो इस बात की प्रत्यक्ष अनुभूति है कि तीर्थराज की कृपा से क्या हो सकता है व्यक्ति के जीवन में। इसका मैं प्रत्यक्ष जीता जागता उदाहरण हूं, मैं अपने आप को पेश करता हूं। और लिखा हुआ है, मज्जन फल पेखी तत्काला, मतलब ये यहाँ नहाने का, मज्जन मतलब नहाना, देखिए तत्काला, आप तत्काल उसका प्रभाव, शुभ प्रभाव, सुंदर प्रभाव देख सकते हैं। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकहु मराला। ये जो रामायण में काक भुसुंडी या उनकी जो कहानी है उसके बारे में कहा गया है। सुनी आचरज करई जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई, अकथ अलौकिक तीरथ राव, दे सत्य फल प्रकट प्रभाव। प्रकट ये फल देते हैं, ऐसा तीर्थराज की महिमा है। अब ये बातें भगवान राम ने कब कहा है? एक तो जाते समय कहा कि को कहीं से कहीं प्रयाग प्रभाव कहा गया है, उनके मुंह से कहवाया गया है, या उनको सुख सागर रघुबर सुख पावा। और ये जो चौपाइयां हैं, भगवान राम जब लंका पे विजय पा करके लौट रहे होते हैं, तब माँ सीता को उस पर विमान में से ये चौपाइयां सुनाते हैं कि मैंने प्रत्यक्ष इनके प्रभाव को देखा है। इतना इनका विराट, इतना इनका प्रचंड जो है प्रभाव। ऐसे तीरथ पति पे रहने वाले आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने आप को भी आपसे संबद्ध करते हुए मैं कहूँगा कि इस पुण्य का भागी बनने का हम सबको जो अवसर मिला है वो बहुत ही अलौकिक है। एक बात और कही गई है जो कह करके मैं बाकी बातें पर आऊंगा। अच्छी बातें पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद थोड़ा खरी खोटी भी मैं कहने वाला हूँ। उसमें एक जगह ये कहा गया है कि अभी मैंने बताया, देव धनुष किन्नर नर श्रेणी, देव भी आते हैं, धनुष भी आते हैं, दानव भी यहाँ आते हैं, किन्नर भी आते हैं, सभी लोग यहाँ आते हैं, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। उसी के साथ ये भी कहा गया है, माघ मासे गमिष्यन्ति, माघ मास के आते ही माघ मासे गमिष्यन्ति, गंगा जमुन संगमे, गंगा जमुना के संगम पर ब्रह्मा विष्णु महादेव, ब्रह्मा विष्णु और महादेव स्वयं यहाँ आते हैं। जब माघ मास आता है तो प्रयाग की धरती पे आते हैं। माघ मासे गमिष्यन्ति गंगा जमुन संगमे, ब्रह्मा विष्णु महादेव, रुद्रादित्य मरुत गण, रुद्र और आदित्य और सभी मरुत गण ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ यहाँ आते हैं। ऐसी धरती पे आज हम लोग बैठे हैं और हम जो कहने जा रहे हैं वो ये है कि देखिए, कई बार शादी विवाह में एक फूफा लोग होते हैं, फूफा लोग समझ रहे हैं ना, फूफा लोग जब आते हैं तो शिकायतें करते घूमते हैं, समझ रहे? तो फूफा नहीं बनना है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सब बातें इसलिए कहा कि मैं आपका अंग हूं, आपका अंश हूं, इसलिए मैं बातें कह रहा हूं। पिछले 1.25 साल 1.5 साल से माननीय महापौर जी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सभी प्रयागराज में जो महाकुंभ 2025 में होने वाला है उसको विशेष रूप से दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भी हमको 2100 करोड़ रुपया दिया है, डायरेक्ट पैसा दिया है, हमारे खजाने में, हमारी तिजोरी में दिया है। और जो उनके विभाग जो केंद्र सरकार के काम कर रहे हैं, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे देखने, रेलवे का काम, एयरपोर्ट का काम, वो अलग है। 2100 रुपया तो नगद
माघ मेले के महाकुंभ के आयोजन के लिए हमें राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने माननीय मोदी जी ने दिया है। लेकिन केंद्र सरकार की अगर कुल बात की जाए तो लगभग 7,000-8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो है यहाँ आकार ले रही है। वो आपने देखा होगा कैसे एयरपोर्ट का कायाकल्प हो गया, कैसे एयरपोर्ट से आने वाली रास्ते का कायाकल्प हो गया, कैसे NHI चाहे इधर से भी जाने की रोड रास्ते हो उनका काम हो रहा है, गंगा पे नया पुल बन रहा है, सारा काम केंद्र सरकार की मदद से हो रहा है। राज्य सरकार ने भी उसी तरह से लगभग 7,000 करोड़ रुपए की, जो माननीय मेयर साहब बात कर रहे थे, नगर की सड़कों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, नए पार्क बनाना, शिवालय जैसे पार्क बनाना, अन्य हमारे जो मंदिर मठ है उनके सुशोभन का कार्य, उनके जीर्णोद्धार का कार्य, उनके पुनर्निर्माण का कार्य, नवरचना का कार्य, आपने सड़क के बाद फुटपाथ बनाने का काम, ये सारा का सारा काम लगभग 7 से 8,000 करोड़ रुपए का राज्य सरकार, तो लगभग 15,000-16,000 करोड़ रुपए का काम केंद्र और राज्य और हमारी सभी एजेंसियां मिलकर के हम लोग कर रहे हैं। जहां तक इन कामों की बात है, आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा किया, माननीय विधायकगण, माननीय महापौर, सभी लोग हम लोग थे और उसमें काफी संतोषकारक प्रगति हुई है। अभी हर्ष वाजपेयी जी हमको पिछले दिनों कह रहे थे नहीं बहुत अच्छा काम, अभी भी बैठे बैठे कह रहे थे बहुत ऐतिहासिक काम हुआ। देखिए कुंभ तो हर साल, हर 6 महीने, हर 6 साल पे आता था, अब कुंभ, महाकुंभ भी हर 12 साल पे आता था। मैंने जैसा कहा कई कुंभ मैंने स्वयं प्रत्यक्ष देखे हैं, लेकिन लोग आते थे, नहाते थे और चले जाते थे। इलाहाबाद में सच कह रहा हूँ, आप लोग भी इस बात के साक्षी है कि जैसा था वैसा ही कुंभ के बाद फिर से दिखता था। सच है कि नहीं है? इस बार आप लोग ये मानेंगे कि इस बार का प्रयाग जो है बदला हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इस बार का जो प्रयाग है, देखिए पहला फर्क तो ये है, पहला फर्क ये है मोदी और योगी जी के शासन में कि इस बार के प्रयाग के काम में जो 15,000 करोड़ रुपया आया है उसका एक एक पाई, एक एक पैसा प्रयाग की धरती पे, महाकुंभ की धरती पे, संगम की धरती पे लगा है। पहले बंदर मार होती थी, पहले नहीं लगता था, इसलिए पैसा नहीं दिखता था, और इस बार काम दिख रहा है, काम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बड़े काम थे, सैकड़ों की संख्या में बड़ी सड़कें बनाई गई, चौड़ी की गई, 50 तो ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बने। आपकी जहां जहां रेलवे क्रॉसिंग पे आपकी रुकावट होती थी, आप जाके देखिए, आज जो है उन पर या तो काम पूरा हो गया है या तो आने वाले 8-10 दिन में, बहुत तो 15 दिन में पूरा हो जाएगा। कहीं 100 में से एकाध में ऐसा होगा कि शायद 2-3 महीना, 4 महीना मामला खिंच जाए, बरसात लंबी हो गई, घाट नए घाट बने हैं। पूरा कुंभ का जो क्षेत्र है वो पहले 3200 हेक्टेयर में होता था, अब 4000 हेक्टेयर में हो गया है। जो हमारी पार्किंग की जगह थी वो कई गुना उनमें बढ़ोतरी की गई है। शौचालय जो 1 लाख, 1.25 लाख हुआ करते थे हर कुंभ में, पिछले कुंभ में, उनकी जगह आज 1.5 लाख शौचालय लगाए जा रहे हैं। तो जो बड़े काम थे वो लगभग पूरे हो गए। 99% क्या 99.5% काम जो है ये बड़ी बहुत सारी एजेंसियों के जिम्मे थे। नगर निगम कर रहा था, प्रयाग प्राधिकरण कर रहा था, PWD कर रही थी, सिंचाई विभाग कर रहा था घाट बनाने का काम। आप गंगा के किनारे पहली बार आपको गाड़ी चला करके आप गंगा के किनारे जा सकते हैं। कितने किलोमीटर का बना है? 10 किलोमीटर होगा, 8 किलोमीटर तो होगा कम से कम, 10 किलोमीटर ज्यादा है। तो चाहे अरैल में जाइए, चाहे गंगा के इस पार जाइए, आपको गाड़ी चला करके आप गंगा जी का दर्शन जो है कर सकते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है, यह भी पहली बार हुआ है। मैं एक चीज और बताऊं क्या क्या पहली बार हुआ है। देखिए मैंने जैसा कहा कि कुंभ तो हम शायद 89 में और 81 में भी, 83 में भी नहाए थे, गए आए, और फिर उसके बाद 88 तक रहे। मुझे प्रयाग वैसा का वैसा ही दिखता था। अब जो है प्रयाग अलग दिखेगा। प्रयाग के साथ जो हमारे अन्य तीर्थ क्षेत्र है, भारद्वाज मुनि का आश्रम, भारद्वाज मुनि का आश्रम आज का नहीं है, भगवान राम, भगवान भारद्वाज मुनि के समय का है, लेकिन वहां एक ईंट नहीं रखी गई थी पिछले 75 साल में। श्रृंगवेरपुर
जहां भगवान राम की और ये अपने निषाद राज की इतनी बड़ी कथा है कि निषाद राज का उन्होंने इतना मान किया था भगवान ने, वहां एक ईंट स्वतंत्रता के बाद नहीं रखी गई थी भाइयों बहनों। आज वो सारे के सारे तीर्थ हम नहीं भी बनाते। देखिए भारद्वाज आश्रम को कॉरिडोर का विकास हम नहीं भी करते तो भी कुंभ हो जाता, तो भी महाकुंभ 2025 बीत जाता, चला जाता। देखते हुए हनुमान जी का कॉरिडोर अभी मैं वहां होके आया हूँ, उनके चरणों में शीश नवा के आया हूँ। इतना भव्य इतना दिव्य बन रहा है कि पूरे विदेश से लोग आकर के वहां से हम नहीं भी बनाते तो हनुमान जी तो वहां रहते ही। और तमाम अभी तक के कुंभ जो है उसी स्थिति में होंगे, सैकड़ों बार हुए होंगे, 50 बार हुए होंगे कुंभ। हर्षवर्धन सम्राट हर्षवर्धन के समय से इतिहास मिलता है कि महाकुंभ का आयोजन प्रयाग की धरती पर होता है, तब से लेके अभी तक हो गया। हम अगर नागवासी भगवान का मंदिर का पुनरुद्धार नहीं करते, गंगा पे घाट नहीं बनाते या आपका जो रिवर फ्रंट नहीं बनाते, गंगा जी का अरैल में रिवर फ्रंट नहीं बनाते, तो भी भाइयों बहनों महाकुंभ 2025 आता और चला जाता, पूरा हो जाता और हम आप खुश होते, जय जयकार करते भगवान की। ऐसा नहीं है कि नाराज होते। यही होता आया था। बहुत मिनिमम काम करके सनातन की इतनी उपेक्षा, प्रयागराज की इतनी उपेक्षा पिछले वर्षों में हुई, जिसकी पूर्ति जो है अब माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय मेयर साहब, माननीय विधायकगण के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये काम हो रहा है। अभी तो और मैं आज इसलिए आपके बीच आया और कंपनी बाग में अपने सफाई कर्मियों के साथ, आप मेयर साहब के साथ मैं इसलिए समय बिता रहा हूं कि अब हमारे आपके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए बहुत बड़ा काम हो जाता है, लेकिन अगर मलबा वहीं का वहीं पड़ा रह जाए तो लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि अरे यार ये पीडब्ल्यूडी ने, योगी जी ने तो अपना काम कर दिया, मोदी जी ने तो पैसा भेज के सड़क बनवा दिया, लेकिन ये प्रयाग वाले बड़े गंदे हैं। देखो ये अपने घर के सामने का मलबा जो है नहीं हटवाए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। अगर मान लीजिए आपके घर में शादी है, अब अभी हमारे सामने एक विवाद ऐसा आया था, फौजदारी हो गई, FIR हो गया उस मामले में। और मामला ये था कि बगल के घर में शादी थी और बगल वाले ने अपना भैंस गाय बांध करके गोबर जो है रास्ते पे ला दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब जरा 2 दिन के लिए अपना गोबर जरा सही जगह पे रख लेते तो हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाती। वो कहे कि क्यों, हम तो हमारा अधिकार है, हम चाहे जहाँ गोबर रखें, बात सही है, आपका अधिकार है, चाहे जहाँ गंदगी करें, हम अपना अधिकार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं सब लोग। तो ये हमारी मानसिकता बनी हुई है। तो आप सबसे आज हमने नगर निगम के बहुत मेहनत किया है, इन लोगों ने मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना भी है आगे, लेकिन इनका स्वयं का प्रयास, नगर निगम के हमारे सफाई कर्मियों का प्रयास पर्याप्त नहीं होगा जब तक जनता उनके हाथों में हाथ नहीं बटाएगी। और इसलिए हम आपके बीच आए हैं ये कहने के लिए कि हर प्रकार से जो बड़े काम करने थे वो पूरे कर दिए गए। जैसा मेयर साहब ने बताया, हमने चूंकि बहुत बड़ा चुनौती है उनके सामने, बहुत बड़ा मेला है उनके सामने, पूरी दुनिया की नजर है हमारे इस प्रयाग के महाकुंभ पे। 40 करोड़ रुपया, 40 करोड़ लोग यहाँ इकट्ठा होने वाले हैं। पूरा का पूरा यूरोप अगर जोड़ दीजिए तो इतना नहीं होता है, 40 करोड़ नहीं होता है। बहुत सारे देशों की आबादी इतनी नहीं है जितना आपके महाकुंभ में 1.5 महीना 2 महीना लोग रहने वाले हैं भाइयों बहनों। तो जब इतनी बड़ी चुनौती है तो स्वाभाविक रूप से नगर निगम के लोग पर्याप्त नहीं है, उनके जो संसाधन है पर्याप्त नहीं है। और खाली पैसा देने से नहीं, पैसा तो हमने दिया लेकिन खाली पैसे से नहीं होना है। तो हमने बाहर के अपने निगमों में से, अयोध्या से, लखनऊ से, अन्य जगहों से हमने मशीनें भेजी है रोड साफ करने की, पानी छांटने की, पानी से धुलाई करने की, सारी मशीनें, और हजारों की संख्या में हमने आदमी भी बाहर से भेजे हैं कि भाई जाओ नगर निगम में रह करके 1.5 महीना 2 महीना तुम मेहनत करो और वहां 4 चांद लगाओ। लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है, मैं तो ये कहूंगा कि वो भी पर्याप्त नहीं है। और मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि हमारे सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने घर में उत्सव हो रहा है, अपने घर में शादी हो रही है, और उससे भी बड़ी बात कि मैंने जितना
प्रयागराज की महिमा का गान किया है वो इसलिए किया है कि खाली डुबकी लगाने से पुण्य नहीं मिलता है। डुबकी लगाइए और 1 किलो फूल पत्ती उसी में छोड़ आइए तो तीर्थराज खुश होंगे कि नाराज होंगे? बताइए हमको। खुश नहीं होंगे, मेरे ख्याल से खुश नहीं होंगे। खुश तब होंगे जब आप चढ़ाइए भी और उसको चढ़ाने के बाद किनारे ला करके अपने ही हाथ से कि तीर्थराज हमने चढ़ाया है, लेकिन अब आपको सम्मान देते हुए मैं आपके घर में, आपके हृदय में मैं गंदगी नहीं करना चाहती हूँ, मैं इसको बाहर रख रहा हूँ या रख रही। ये वास्तविक श्रद्धा ये हुई। तो इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन होगा कि कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। हम लोगों ने जो शुरुआत किया है, आज जो विशेष ये कार्यक्रम किया गया, उसमें 2 चीज हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से। पहला तो ये कि ये जो जन जागृति का काम है कि भाई सफाई करना सिर्फ नगर निगम का काम नहीं है। सफाई करना सिर्फ, मानी जी नमस्कार, सिर्फ मेरा प्राधिकरण का काम नहीं है, बल्कि एक एक व्यक्ति का, एक एक नागरिक का ये धर्म है, ये कर्तव्य है। और उसी के दृष्टिगत हमने 7 दिन का एक जन जागृति का एक महाअभियान आज से शुरू करने का निर्णय ले रहे हैं। और साथ ही हम आपको कहेंगे जन जागृति इसलिए की जा रही है कि आप स्वयं भी जागृत हो और अपने अगल बगल के लोगों को जागृत करें। देखिए हमारे शास्त्रों में एक और उसी रामायण में कहा गया है, सेवक तो ही सुलभ फलचारी, मां पार्वती के बारे में कहा गया है। सेवक, सेवक मतलब सेवा करना। तीर्थराज की सेवा क्या है? तीर्थराज की सेवा ये है कि हम गंदा न होने दें। तीर्थराज की सेवा ये है कि तीर्थराज में जो तीर्थयात्री आता है उसके साथ हम सम्मानजनक बात करें, उसको हम चीट न करें, उसके साथ धोखाधड़ी न करें। चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे जलेबी बेचने वाला हो, चाहे समोसा बेचने वाला हो, चाहे अन्य कोई व्यक्ति, चाहे टूरिस्ट गाइड हो, उस व्यक्ति के साथ चीटिंग न करें। ये तीर्थराज की सेवा है। तो सेवक को इसलिए फलचारी कहा गया है। मां पार्वती जी को जब मां सीता अपने राम को वर पाने के लिए जब प्रार्थना करती है तो उसमें ये चौपाई है, सेवक तो ही सुलभ फलचारी वरदारिणी पुराण प्यारी। ये तो अलग बात है, लेकिन सेवा करना हमें सीखना पड़ेगा। तीर्थराज कोई एक खाली नदियों का संगम नहीं है, खाली एक भौगोलिक भूमि नहीं है, ये एक जीवंत देवता है। मैं तो ये कहूंगा एक जीवंत देवता है मित्रों। इनके हर अंग को, हर भाग को साफ रखना ही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। उनमें उनके अंदर जाकर के नहाने से भी बड़ा काम है कि उनकी सेवा करना, उनको स्वच्छ रखना और दूसरों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करना। ये जो है आप सबका, हम सबका कर्तव्य है। देखिए कई बार क्या होता है, जैसा मेयर साहब ने कहा कि हमारे सफाई कर्मचारी इस ठंडी के मौसम में भी, और उसमें माताएं बहनें भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे मतलब नौजवान भी हैं, वो लोग 5 बजे उठ करके सफाई करते हैं। हम लोग भी 5 बजे से, हमारा एक टेक्नोलॉजी आधारित हमने ACCC नाम की व्यवस्था बनाई है, तो उससे उसके 5 बजे हम खुद, कई बार 7 बजे, कई बार 6 बजे अचानक उठ करके हम खुद उसमें जुड़ते हैं। कई बार 8 बजे जुड़ करके हम देखते हैं कि भाई कहाँ सफाई हो रही है, कहाँ सफाई नहीं हो रही है। लेकिन दुख की बात ये होती है, दुख की बात ये है, अनुभव में आता है कि जैसे ही वो हमारा सफाई कर्मी सफाई करके आगे बढ़ता है, वैसे ही कोई बहन जी, कोई भाई साहब घर का कूड़ा जो है ला करके पीछे उसके डाल देते हैं सड़क पे। सड़क गंदी दिखती है। तो ये बात जो है हम सबको नॉर्मल सामान्य दिन में भी ध्यान रखनी पड़ेगी, और इस समय विशेष रूप से कुंभ के दिनों में विशेष रूप से हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम जो दूसरा एक अभियान आज शुरू कर रहे हैं वो ये है कि मैंने कल माननीय मेयर साहब के साथ और अपनी नगर निगम की टीम के साथ, नगर आयुक्त के साथ, जो बहुत अच्छे हमारे अधिकारी हैं, बहुत मेहनत सामर्थ्यिक, इन दोनों लोगों की तारीफ हो रही है। मैं भी उनकी तारीफ में भाग लेता हूँ, मेयर साहब की और नगर आयुक्त की, उनकी पूरी टीम की, सभासदगण की भी। हम जो आज से एक और काम शुरू कर रहे हैं वो ये है कि हमने कल कहा कि देखिए जब बड़े बड़े काम होते हैं, आप सब देख रहे होंगे, सिविल लाइन में कई बार आप देखेंगे तो पेड़ का चबूतरा टूटा हुआ मिलेगा आपको, कहीं आप देखेंगे तो सड़क तो ठीक हो गई, खड़ंजा भी लग गया, टाइल्स लग गई, बड़ा अच्छा लग रहा है।
लेकिन टाइल्स और घर के बीच में एक ऐसी जगह है जहां उबड़ खाबड़ घास फूस मलबा रखा हुआ, गंदगी रखी हुई पड़ा हुआ है। कई बार बड़ा काम होने के बाद थोड़ा गिट्टी, थोड़ा बालू, थोड़ी मिट्टी, थोड़ा टूटा फूटा वहां का मलबा वहां पड़ा रह जाता है। तो हमने आज से 10 दिन का ये एक अभियान छेड़ा है और वो मेयर साहब और नगर आयुक्त ये निश्चित करेंगे कि पहले दिन कौन से 10 वार्ड लेने हैं। तो 10 दिन में हर रोज 10 वार्ड चिन्हित करने हैं। उन वार्डों के सभी सभासदगण को, पार्षदगण को भी मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग भी उस अभियान में भागीदार बनिए। उन मतलब जो आखिरी सफाई जिसको कहते हैं कि भाई सब हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, चूना पोत दिया गया, लेकिन जो मलबा पड़ा हुआ है, जो गंदगी पड़ी हुई है, या कहीं हमारा ध्यान नहीं गया, वो गैप रह गया है, कोई कमी रह गई है, उसको कमी को पूरा करते हुए एक एक दिन में 10 वार्ड में हमारा सारी मशीन, सारे आदमी, उस आदमी हर वार्ड में काम करेंगे कि जहां दैनिक सफाई होती रहे। हम 10 दिन किसी वार्ड को सफाई से वंचित नहीं कर सकते, लेकिन 50% माननीय मेयर साहब, 50%, 40%, 60% स्टाफ जो है उन 10 वार्डों में जाए, उतनी अनुपात में मशीनें वहां जाए, हर प्रकार का डंपर, ट्रैक्टर, सब कुछ लगा करके उस 10 वार्ड को पूरे माघ मेले, कुंभ मेले के समय के दरमियान तक के लिए एकदम साफ करते हुए वहां से आप 11वें में दूसरे दिन जाए। ये हमारा प्लानिंग है, ये हमारा आयोजन है, जिससे कहीं मान लीजिए मलबा पड़ा रह गया, उठा लीजिए। कहीं मान लीजिए पेड़ का चबूतरा टूटा पड़ा हुआ है, उसको रिपेयर कर दीजिए। कहीं मान लीजिए गड्ढा खुदा हुआ है, कुछ लगाया नहीं, भरा नहीं, भर दीजिए। तमाम जो इस तरह की जो नाली कहीं जाम होकर के पड़ी है, उसको साफ करते हुए निकल जाइए। ज्यादातर बड़े काम आपने कर लिए हैं, ये सब छोटे छोटे जो फिनिशिंग टच जिसको कहते हैं वो देने का काम हर रोज 10 वार्ड को पकड़ करके हमें करना है। आने वाले 10 दिन में हम चाहेंगे कि प्रयाग से गंदगी, मलबा, ये सब जो है खत्म हो। दूसरा एक काम, और उसमें मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि सभी हमारे जो 100 के 100 पार्षद गण है वो भी सक्रिय भागीदारी निभावें। और नागरिकों से मेरी अपेक्षा ये है कि पहली बात तो उन 10 दिनों में आप पॉइंट आउट करिए कि मेयर साहब, भाई इंजीनियर साहब, ये देखिए ये गंदगी है, इसको जरा ठीक कर लीजिए, ये हमारे बस का काम नहीं है, आपको करना पड़ेगा, इसको जरा ठीक कर लीजिए। नागरिकों की ये भूमिका। लेकिन दूसरी भूमिका ये रहेगी नागरिकों की कि फिर से वहां गंदगी न हो, साफ रहे, दैनिक सफाई से काम चल जाए, ऐसा आपका वार्ड हो जाना चाहिए। एक दूसरा काम मैं आप सबसे निवेदन, कल मैंने माननीय मेयर साहब से ये भी निवेदन किया था और उसको दोहराना चाहूंगा कि देखिए, अयोध्या के बारे में, अयोध्या को क्यों अयोध्या कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि भगवान राम जब विजय लेकर के लंका से आए तो पूरे अयोध्या में दिवाली मनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन बनी ना पूरे अयोध्या में दिवाली, खाली महल में बन जाती। दशरथ जी तो थे नहीं, भरत जी राजाभिषेक ट्रांसफर कर देते, खाली महल को सजा दिया जाता नहीं। पूरे जब कोई बड़ा काम होता है, जब कोई पुण्य काम होता है, तो पूरे नगर में दिवाली मननी चाहिए। ऐसा पूरे प्रयाग में दिवाली मननी चाहिए। तो यहाँ बहनें भी बहुत बड़ी मात्रा में बैठी, बड़ी संख्या में बैठी हुई है। आपके घर में जो दिवाली की सजावट आपने जरूर लगाया होगा, झालर, चीन वाला भी हो सकता है, चीन वाला नहीं लगाइए तो अच्छा है, लेकिन अगर लग गया है तो भी उसको आप इन कुंभ के दिनों में अपने घर को पहले तो साफ सुथ कर लीजिए, और उसके बाद ये मानते हुए कि आपकी दिवाली इस बार लंबी है, आपकी दिवाली इस बार 2 महीने और लंबी है, फरवरी मास तक अपने घर पे झालर लटका दीजिए। ये तो कर सकते हैं, पड़ा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। और इसी तरह से मैंने माननीय मेयर साहब ने भी कहा था कि व्यापारी संगठनों की और अन्य तमाम वकीलों के संगठनों की भी करिए। माननीय वकील साहब लोग यहाँ बड़े समृद्ध हैं, बहुत बड़े बड़े बंगले, जो सबसे बड़े बंगले तो उन्हीं लोगों के हैं, उनसे भी कहिए कि भाई अपने अपने बंगले पे दिवाली मनाओ, साफ कर लो पहली बार, और उसके बाद पेंटिंग कर लो। हाँ, बहुत से पे तो आप जानते ही क्या स्थिति है सबकी, सफाई कर लीजिए। और आने वाले 10 दिन के बाद, अभी से नहीं तो कम से कम 10 दिन के बाद
सभी पे, सभी घरों पे, सभी मकानों पे, सभी प्रतिष्ठानों पे, सभी दुकानों पे जो है चमक दिखनी चाहिए। ये आपका उत्सव है, आपके घर का उत्सव है, इसको आप अपना उत्सव मान करके, और कुछ विशेष नहीं लगना है, थोड़ी साफ सफाई कर लेनी। व्यापारी संगठनों की मीटिंग बुला करके मैंने मेयर साहब से ये भी कहा है, आप सभी माननीय विधायक जी से भी मेरा निवेदन है, आप लोग साथ बैठ करके उनको जिम्मेदारी दे दीजिए कि भाई ये चौक का व्यापारी संगठन है, तो यहाँ देखेगा कि सभी बिल्डिंगें जो है वो चमक रही हैं। कोई हर आदमी खाली संगम में तो एक बार डुबकी लगाएगा, उसके बाद तो भूलेगा ना, उसके बाद कहीं न कहीं जाएगा, उसके बाद सिंह में पहुंच जाएगा, भारद्वाज आश्रम जाएगा। आते जाते उसको एक दिव्य नगर की दिव्य अनुभूति हो, भव्य नगर की भव्य अनुभूति हो, इस प्रकार से हमें काम करना है। और ये करते हुए मित्रों, आपके इसी धरती से उठा हुआ ये व्यक्ति कह रहा है कि प्रयाग जो है पूरे विश्व में स्थान बनाने में सफल हो जाएगा। मैं इसकी ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और इसके उदाहरण है आपके ही नगर में, माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में अभी ये रंगोली एक बनाई गई, पिछले भी हुई थी, जहां हम लोग गए थे जी, गई थी। और वो देखते देखते लंदन की बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका नाम दाखिल हो गया। हमारे सफाई कर्मचारी जो एक साथ काम करते हैं, उनकी संख्या की दृष्टि से वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। ये कोई असंभव काम नहीं है। दूसरा, एक और आपको आत्मविश्वास आवे अपने प्रयाग को। देखिए, बाहर से जो होना था, बड़ा काम जो होना था, वो सब कुछ किया जा चुका है जो होना चाहिए एक बड़े नगर में या एक वैश्विक नगर में, ग्लोबल सिटी में। एयरपोर्ट अच्छा बन गया, पहला भाग खुल गया है, दूसरा भाग भी उसी दिनों में खुल जाएगा। रेलवे स्टेशन कितना अच्छा हो गया, इतने बढ़िया बड़े बड़े 4 लेन 6 लेन के आपकी सड़कें बन गई, पुल बन गए, कहीं रुकावट नहीं है, कहीं क्रॉसिंग आपको नहीं मिलेगी, इतना बढ़िया आपका नगर हो गया। एक नहीं दर्जनों हमारे जो मंदिर और धरोहरें थी, उनके कॉरिडोर का सुशोभन हो गया, चाहे नागवासुकी हो, चाहे वेणी माधव हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे अक्षय वट हो, सभी जगह काम हो गया। ये सब बड़ा काम हो गया। अब जो काम रहा है वो ये रहा है कि अपना मिजाज दिखाने का, कि हम सुंदरता चाहते हैं। और देखिए, सब कुछ के बावजूद हम स्नान इसलिए करते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए। हम स्नान संगम में इसीलिए करते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमको वरदान दे। लेकिन माता लक्ष्मी गंदगी में नहीं आती है, ये मालूम है ना आप लोगों को। दिवाली में हम क्यों सफाई करते हैं? अगर आप चाहते हैं कि इसका ये हमने जो पूरा कहानी पढ़ा पुण्य प्रताप की, प्रयाग की, वो पुण्य प्रताप आपके घर में उतरे, आपके जीवन में उतरे, तो आपको अपने अगल बगल सफाई रखनी होगी। और देखते देखते आपका प्रयाग तीर्थराज जो है, जिसकी महिमा विश्व में जानी जाती है, इस समय आने वाले 2-2.5 महीने पूरी दुनिया की जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो आने के लिए हम लोग यहाँ लाइन लगाए हुए हैं कि आप हमको ये मदद करा दीजिए। तो हम आके हार्वर्ड वाले, तो कहीं कैम्ब्रिज वाले, ऑक्सफोर्ड वाले, सब आके स्टडी करना चाहते हैं कि कैसे भारत जो है 40 करोड़ लोगों को एक जगह, एक भूभाग पर जो है कुछ किलोमीटर की त्रिज्या में कैसे भारत मैनेज करता है। और ये मैनेजमेंट तो ऊपर वाले का है, मैनेजमेंट जो है श्रद्धा और विश्वास का है, हमारा आपका नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को आश्चर्य होता है। तो अब ऐसे लोग जब आएंगे तो उनको वो क्या, उनकी आदत पड़ी हुई है भारत को नीचा दिखाना, एक फितरत है दुनिया में जो हमें नहीं होने देना है। नहीं तो हम आप कितना भी अच्छा करें, जो फोटो लेंगे वो आपने जो 5 बजे के बाद जो कचरा फेंका होगा ना, उसी का लेंगे। पूरी गली साफ होगी उसका नहीं लेंगे। और ये हम लोग ध्यान रखेंगे। हम अपने कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस ठंडी के मौसम में वो लोग इतनी कठिन काम करने आए हैं। लेकिन मैं उनको ये बात अवश्य कहूंगा कि जो पुण्य शायद हमें और दूसरों को कुंभ में नहाने से नहीं मिलेगा, वो तीर्थराज की सेवा करने से उनको भी मिल रहा है। उनका परिवार भी सुखी होगा, उनका परिवार भी इस पुण्य का भागी होगा। और मित्रों, एक बात और आखिरी में कहकर के मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि हम लोग कई बार भारत में और खास करके अपने यहाँ यूपी में एक मानसिकता आ रही है, ये सब करने से क्या होने वाला है।
ये सब कभी हुआ है कि होगा? मैं आपको उदाहरण बताऊं, कुछ महीने पहले G20 की मीटिंग हुई थी। G20 जो है वो विश्व के सबसे धनी देशों का एक समूह है, जो शुरुआत में 20 देशों का था, अब तो बढ़ बढ़ के 40-42 हो गया है लोग, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े देश, समृद्ध देश उसमें शामिल है। आपको शायद याद होगा कि जनवरी फरवरी के पिछले साल महीने में G20 की कई मीटिंगें हुई थी। पहली मीटिंग पूरे देश में हुई थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत को उसकी अध्यक्षता करने का अवसर मिला था माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रताप से। तो आगरा में मीटिंग हुई, पूरे दुनिया के लोग आगरा आए। फिर लखनऊ में मीटिंग हुई, पूरे दुनिया के लोग, अलग अलग विषय पर मीटिंगें थी, तो अलग अलग देशों के लोग आते थे, लखनऊ में भी आए। और तीसरी मीटिंग बनारस में। आप मान के आश्चर्य करोगे कि थोड़ी सी मेहनत हम लोगों ने किया, बहुत समय नहीं मिला था। आगरा में थोड़ा सा हमारे नगर विकास विभाग ने, हमारे नगर निगम ने थोड़ी सक्रियता दिखाई, और आपको मैं कहता हूं कि वहां आने वाले लोग, विश्व के सबसे विकसित देशों के लोग जो आगरा आकर के गए, लखनऊ आकर के गए, बनारस आकर के गए, सबने जाकर के कहा कि भारत में ऐसा सुंदर शहर होगा ये हम लोग कभी मानते नहीं। इतना सुंदर आगरा, इतना सुंदर लखनऊ, इतना सुंदर बनारस जो है प्रस्तुत करके उनको दिखाया गया। और भारत सरकार के जो अधिकारी आए थे, जो उनके कोऑर्डिनेशन में जो अधिकारी लगे थे, हमारे साथ के कई अधिकारी थे, हमारे मित्र भी थे, उन्होंने हमें व्यक्तिगत रूप से फोन करके बधाई दिया कि भाई साहब आप लोगों ने इतना बढ़िया किया है। उसका ये शब्द है, शब्द साहब मैं बता रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश ने पूरे देश का माथा पूरे विश्व में ऊंचा कर दिया है। इतना बढ़िया उनको आगरा का, लखनऊ का और बनारस का जो हमारा प्रेजेंटेशन हुआ था, तो वह चीज यहाँ भी हो सकती है। हमारी तरफ से हमने कोई कमी अपने जांच में नहीं रहने दिया है, और अभी भी हमारे लायक जो भी कोई सेवा होगी, मैं स्वयं भी आने वाले दिनों में अक्सर आता जाता रहूंगा, आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा, आप लोगों के साथ खड़ा होकर के काम करूंगा, कराऊंगा। लेकिन आप अंतिम जिम्मेदारी जो है नगर जनों की होती है, अंतिम जिम्मेदारी यहाँ के उपस्थित लोगों की होती है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि प्रयाग में जितनी बड़ी भीड़ आने वाली है, उतनी बड़ी भीड़ के लिए धर्मशाला, होटल या टेंट सिटी शायद पर्याप्त न हो। हम सभी का ये भी दायित्व है, और किया है, सब लोग करते भी हैं। हर आदमी, कोई पूर्वांचल का आया होगा, कोई पश्चिम से आया होगा, कोई कहीं से आया होगा, कोई कचना से आया होगा, कोई मिर्जापुर से आया होगा। सबके घर में कुंभ के दिनों में लोग आते ही हैं। तो ये दरवाजा खुला रखिएगा बाकी लोगों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने मेहमानजनों के लिए। और देखिए, कुंभ में अवश्य नहाइए, कुंभ में आने वाले को सुंदर प्रयागराज का दर्शन कराइए, और साथ में श्रवण कुमार भी बनिए। ये भी मैं आपको कह के अपनी बात पूरी करूंगा। श्रवण कुमार की कहानी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, एक कराना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। उस पुण्य का हम सब भागीदार बने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस आशा और विश्वास के साथ जा रहा हूँ कि हमारे नगर कर्मी, हमारे मेयर साहब के नेतृत्व में, नगर आयुक्त के नेतृत्व में, माननीय विधायकगण के मार्गदर्शन में हम लोग एक दिव्य और भव्य महाकुंभ की ही नहीं, बल्कि दिव्य और भव्य प्रयागराज का भी दुनिया को दर्शन कराएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्षद मार सकते हैं, आप शायद चित्र लेना चाहते हैं। बहुत बहुत